नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रील की एक और नई वीडियो में। और आज हम जोधपुर के एक बहुत ही अच्छे योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है दुर्गादास राठौर। और इन्होंने दोस्तों अपने राज्य के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर वो पूरी दिल्ली सेना के साथ भिड़ गए। ऐसे व्यक्ति थे और जिंदा भी रहे और लास्ट तक जिंदा रहे, मतलब कि उसके बाद तो कई युद्ध हुए। और दोस्तों चलो शुरू करते हैं इनकी कहानी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और मजे किया करो जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम था दुर्गादास राठौर। और ये जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, उनके मंत्री थे ये आस्करण, उनके पुत्र थे ये। और आस्करण जागीरदार थी इनके पास दुनेरा की। तो ये अपनी पत्नी के साथ नाराजगी के कारण ये अलग ही रहते थे। ये माँ और बेटे खेत में खेती करते थे, दुर्गादास राठौड़ और उनकी माता श्री। तो इनकी माता ने इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी। तो हुआ यूं कि जसवंत सिंह की हो गई मृत्यु। और उनका जो पुत्र होने वाला था वो अभी पेट में ही था उनकी पत्नी के। तो उसके अंदर उस वक्त का दिल्ली का शासक था औरंगजेब, और वो उसमें हस्तक्षेप करने लगा। और वो अपना कठपुतली शासक बनाना चाहता था जोधपुर में इंदर सिंह को। तो उसने क्या किया, उसने चाल खेली औरंगजेब ने कि भैया जोधपुर में तो खतरा है। उनके पुत्र हो गया था अजीत सिंह। कहते भी जो जोधपुर में तो उनको खतरा है अजीत सिंह को। और सारे शाही परिवार को उसने दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला लिया तो ये इंदर सिंह किसी को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई है ये सामंत व्यवस्था कैसी होती थी। तो उन सामंतों को पसंद नहीं आया ये किसी को भी। तो इन्होंने फिर मिलकर, थोड़े बहुत लोगों ने मिलकर एक छोटी सी सेना बनाई और कहा कि हम वहां से इनको शाही परिवार को निकाल लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया अभी, निकाला सबको। महिलाएं थी उनको पुरुषों के कपड़े पिरा दिए। शाही परिवार की जो भी महिलाएं थी उनको पुरुषों के कपड़े पिरा दिए और सबको वहां से निकाला। तो वही गुप्तचर प्रणाली वगैरह तो होती थी, लेकिन वो जब निकले तो औरंगजेब के पास बात पहुंच गई है भैया, वो तो चले गए वो तो उसने पीछे सेना भेजी। तो इनके साथ जितने भी सामंत वगैरह और गए हुए थे, कुछ लोग गए हुए थे, वो लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो काफी आगे निकल गए थे। फिर भी सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर आए वो पीछे, फिर दुर्गादास अपने कुछ साथी बचे हुए थे उनके साथ लड़ते रहे। तो अब सेना कम रह गई थी, इन्होंने सबको काट पीट दिया था। पट्टे काटते हैं जैसे सेना को, पट्टों की तरह काट दिया। उनकी सेना कम रहेगी और वो डर भी गए कि भैया चलते हैं वापस। ये फिर वापस शाही परिवार से आ मिले और इनको ऐसे करते करते जोधपुर ले आई। अब फिर अटैक भी किया उन्होंने, मुगल सेना ने भी उनको हरा दिया। और फिर इसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की काफी समय बाद मृत्यु हो गई। तो फिर मारवाड़ पे पूरी तरह से अधिकार जो है वो अब ये इन अजीत सिंह का हो गया फिर। और इसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ दुर्गादास का ही है। और इनके अकबर के एक पुत्र और पुत्री थी, उनको भी इन्होंने अपने पास रखा था, क्योंकि वहां पे तो उनको खतरा था औरंगजेब से, इसलिए उन्होंने अपने पास रखा था। उनको उसमें उनकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा जो भी थी इस्लाम की, उनको वो दिलवाई थी, सब कुछ करवाया था। और जब वो औरंगजेब मर गया तो वापस लौटा दिया उनको। और उसके बाद में दोस्तों ये जो अब इसके अंदर दुर्गादास राठौड़ के अंदर, मतलब कि इतना ज्यादा दिमाग था कि सारे सामंत इसी की बात सुनते थे। राजा से ज्यादा इस बंदे की इज्जत थी, मतलब कि इतना इस बंदे का दिमाग चलता था। और अगर अजीत सिंह इसके दिमाग से चलता तो इसके जितने भी मारवाड़ पे कभी कोई अधिकार नहीं कर सकता था, आगे आने वाले समय में भी नहीं कर सकता था कोई।
इतना मतलब कि दिमाग था इस बंदे में, इतनी ये रणनीतियां बना देता आगे तक की। लेकिन वही अजीत सिंह इससे जलने लग गया कि भाई इसकी इतनी ज्यादा मतलब कि प्रशंसा करते हैं लोग, ये वो सभी इसकी बात मानते हैं, तो अगर ये बंदा अगर कोई इन्वेड करना है कहीं पे या कहीं पे डिफेंस भी करवाना है अपना, तो ये बंदा जो रणनीति बताता था, तो ये तो रणनीति तो इसकी 100% अच्छी होती थी, लेकिन अजीत सिंह उसको टाल देता था क्योंकि वो इससे जलन महसूस करने लग गया था दुर्गादास से। इसकी अच्छी रणनीतियों को भी टालने लग गया था, तो फिर अजीत सिंह को भी, तो फिर दुर्गादास को भी समझ में आ गया कि भैया ये नाराज है मुझसे, जलन महसूस कर रहा है। तो फिर वो मेवाड़ चले गए। तो वहां के राजा ने इनको जागीर भी दी, 500 रुपये प्रतिदिन देने तय किए। और फिर ये आगे जो है वहीं रहे ये। तो ये थी दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की कहानी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये कौन थे। ये आस्करण जो कि मंत्री थे, मारवाड़ के जसवंत सिंह के मंत्री थे, उनके मंत्री के पुत्र थे ये दुर्गादास राठौड़। और मारवाड़ के अंदर फिर से पुनः अजीत सिंह का शासन स्थापित करने में बहुत बड़ा हाथ इनका ही रहा है। पूरा यही मानो आप, बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। आगे अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम राव मालदेव के बारे में, और वो भी बहुत खतरनाक शासक रहे हैं दोस्तों। इस सब के अंदर दोस्तों आप देखोगे ना कि शासक तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, अलग अलग जैसे रियासतों के, जैसे कि अ, राणा लाखा हो गए, राणा कुंभा हो गए, राणा सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ये मतलब कि दोस्तों। और आमेर के शासक हो गए, जैसे रणथंबोर के शासक हो गए। रणथंबोर के शासक पृथ्वीराज चौहान के या के वंशज थे, पृथ्वीराज चौहान हो गए। और मतलब कि पूरे राजस्थान में उसके बाद भी अच्छे अच्छे शासक रहे हैं। और जो नहीं रहे हैं उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि वो डरे समय रहते थे। कुछ शासक ऐसे भी थे जो डरे समय रहते थे कि वो जितना राज्य है बस उसको ही बचाए रखें, और जो दिल्ली का शासक कहता है वही करना है। जैसे कि बीकानेर के शासक और आमेर के शासकों ने किया। उन्होंने उनके साथ संधि की, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और वो भेजता था दिल्ली का शासक, जाओ दक्षिण भारत जाओ, वहाँ पे और हमारे राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाओ, वहाँ पर इन्वेड करो, कंधार जाओ, अफगानिस्तान जाओ, इधर उधर भेजता रहता था। अगर यही सारे शासक मिलके अगर मान लो कि पूरे राजस्थान के जितने शासक हैं, अगर यही सारे इकट्ठे रहते शुरू से, ये एक डिसाइड कर लेते कि भैया एक रियासत ऐसी होगी, उसके नीचे सारी रियासतें रहेंगी। नीचे तो क्या रहेंगी, मतलब कि एक के नाम पे सारी चलेंगी, मतलब कि सारी इकट्ठी रहेंगी। अगर बाहर से अगर कोई आकर के इन्वेड करता है तो सारी रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे कि मान लो कि दिल्ली का शासक अटैक कर रहा है तो सारी रियासतें इकट्ठी होकर उसका सामना करेगी। राजस्थान के अंदर कभी कोई शासक टच ही नहीं कर पाता इस चीज को। ना मराठे यहाँ पर लूटपाट कर पाते, ना दिल्ली सल्तनत लूट कर पाती, ना अरब के जितने भी इन्वेड हुए हैं ना वो कुछ कर पाते। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता राजस्थान का अगर ये सारे इकट्ठे होकर रहते। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे अच्छे शासक थे जो इकट्ठा होना चाहते थे, जैसे कि मेवाड़ रियासत के हो गए वगैरह वगैरह। इनकी दिक्कत क्या थी कि जब बाहर से अटैक नहीं हो रहा है ना, तो ये आपस में अटैक कर देते थे कुछ। इनमें से जैसे गलतियां पृथ्वीराज चौहान की भी रही हैं, उन्होंने आसपास अपने दुश्मन ज्यादा पाल लिए थे। अगर ये सारे इकट्ठे रहते तो कोई दिल्ली का शासक इनको टच भी नहीं कर पाता। पहली गलती इनकी ये रही है। दूसरी गलतियां ये रही है कि इनके सेनापतियों में पता नहीं क्या दिक्कत थी। लगभग लगभग जितने भी दिल्ली से अटैक हुए ना, उनके अंदर इनके अंदर से ही कोई ना कोई सांप निकला है जिन्होंने उनकी मदद की है। नहीं तो दिल्ली शासक इनको अकेले कोई नहीं हरा पाया किसी को। जैसे रणथंभौर के चौहान हो गए, जालोर के चौहान हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए वगैरह वगैरह।
जितने भी इनमें से आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो इन मुगल शासकों ने चापलूसी से ही जीते हैं। और इनमें भी अगर सारे शासक इकट्ठे होकर अटैक करते हैं ना, तो नहीं, टच भी नहीं कर पाते वो। और आज हमारा इतिहास कुछ अलग ही होता। मेडिएवल इंडिया इसी इन्हीं कारणों से बिखर गया कि आपस में तालमेल था ही नहीं। अब मराठे, वैसे तो बोला जाता है कि मराठे जो हैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, तो वो क्यों राजस्थान में लूटपाट कर रहे हैं? अगर हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो वहां पे इन्वेट? उनसे जाएं, बैठ कर बात करें कि हम सब इकट्ठे मिलकर उस पर अटैक करते हैं। ये सब की दिक्कतें थी। सब अपना अपना सोचते थे, सब सोचते थे कि मेरी जो बाउंड्री है, मेरा तो अलग ही देश है, मुझे दूसरे, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम राष्ट्र है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेन सच्चाई तो यही है। बेशक वो कुछ कुछ अच्छे शासक रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, जिनका हम नाम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनका नाम हम गौरव से लेते हैं। लेकिन बाकी जो शासक रहे हैं वो तो ऐसे ही रहते थे कि हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर जब उन पे आता था तो फिर वो हार जाते थे। ये सबसे बड़ा कारण रहा है मुगलों का भारत के अंदर इतना बड़ा अस्तित्व जो रहा है, वो इसी कारण से रहा है कि जो हिंदू शासक थे वो कभी इकट्ठा होकर लड़े ही नहीं। कभी लड़े तो वो तब लड़े जब एकदम, जैसे कि अब तो लास्ट आ गया कि अब तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, तब लड़े वो। और फिर उनकी रणनीतियां भी एक नहीं होती थी। फिर वो एकदम से सबको इकट्ठा करेंगे, वो एकदम से लड़ने आ जाएंगे। तो अलग अलग रियासत है, उसका अलग अलग लड़ने का तरीका है, अलग अलग उसकी नीतियां हैं। तो वो एक नीति में जुड़ ही नहीं पाते थे। ये एंड टाइम पे जाके वो इकट्ठे हुए, राणा सांगा के टाइम पे, एंड टाइम पे जाके। तो तब क्या रणनीति बनेगी? सारे अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, वो उसके पास तोपें वगैरह थी, इनके पास बड़े बड़े हाथी वगैरह और थे। तो अब इनकी सेना तो काफी बड़ी थी राणा सांगा की, लेकिन वो जब बमबारी कर रहे थे, बारूद चला रहे थे, तो वो हाथी हैं जो वही भीड़ के अंदर वही उनकी सेना ही बिखर गई फिर। क्योंकि वो हाथी अब जानवर है बेचारा, वो तो नई चीज से तो वो तो डरेगा ही कि क्या हो रहा है। एक कारण रहा है बहुत बड़ा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो। अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक तो मत ही करना यार। बाकी कर देना, आपकी मर्जी है। चलो, धन्यवाद दोस्तों। टाटा बाय बाय।